हाय गाइस, कैसे हो आप सब। हमने चालू किया था CSEET का फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स का। उसमें हमने देखा था डिमांड मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड देखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड के हमने अजम्पशंस देखे थे। इसी के साथ साथ हमने सप्लाई देखा था, सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई देखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस हमने देखे थे। तो डिमांड मतलब क्या था बेटा, सबसे पहले डिमांड मतलब सर वो था इच्छा है, मेरे डिज़ायर। क्या डिज़ायर मतलब डिमांड था? नो। अकेला डिज़ायर डिमांड क्रिएट कर रहा था क्या? नो। डिज़ायर के साथ साथ हमें क्या चाहिए था? एबिलिटी टू पे एज वेल एज डिज़ायर, दोनों भी चीज़ें कैसी है, साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ेगी, सिंपल था। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स क्या है? बाकी सारे फैक्टर्स जो प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स है, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, एनी प्राइस और एनी सर्विसेज, जैसे कि इनकम, पॉपुलेशन, ट्रेंड, फैशन, चॉइसेस, हैबिट्स, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये था ऑल अबाउट डिमांड। उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या था? मेरे पास मेरे गोडाउन में मेरे गोडाउन में फिनिश प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो सर ये तो सप्लाई हुआ। नो माय डियर फ्रेंड, मेरे पास मेरे गोडाउन में मटेरियल अवेलेबल है, इसका मतलब ये क्या है? ये तो सर सिर्फ स्टॉक हुआ, इट इज़ स्टॉक। लेकिन मेरा ऑफर टू सेल होना चाहिए, अवेलेबल टू सेल होना चाहिए। तो स्टॉक अवेलेबल है मेरे पास, प्लस मेरा ऑफर होना चाहिए, मेरी इच्छा होना चाहिए उसे बेचने की, देन एंड ओनली देन इसे हम कहेंगे सप्लाई, तभी हम इसे कहेंगे सप्लाई। तो अगर बच्चा लोग बताना, अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई घटेगा, कि प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ेगा? कैसा रिलेशन है, कैसा रिश्ता है सर प्राइस का और सप्लाई का? डायरेक्ट। प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ा, प्राइस घटी सप्लाई घटा। क्यों? लॉजिक क्या बताया था बेटा मैंने इसका? सर आपने लॉजिक ये बताया था, हर इंसान प्रॉफिट चाहता है। प्रॉफिट, अगर हमारी कॉस्ट कांस्टेंट रहती है और प्राइस बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा, जिस चीज़ में हमें मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है जनाब, हम वही काम बार बार दोहराएंगे, हम हमारा सेल्स बढ़ाएंगे, हम हमारा सप्लाई बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, अगर आपको एग्जाम में टाइम पे याद नहीं भी आता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या था, लॉ ऑफ सप्लाई क्या था, तो लॉजिक लगाने का, लॉजिक क्या बोलता है? अगर मैं सेलर हूँ तो अगर प्राइस बढ़ती है तो मैं ज़्यादा मटेरियल सेल करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो लॉ ऑफ सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ा, प्राइस घटी तो सप्लाई घटा। लॉ ऑफ डिमांड का भी कैसा है? लॉजिक क्या है? आप कस्टमर हो, आपको जब कम में ज़्यादा मिल रहा है तब आप खरीदोगे, या महंगे में मिल रहा है तो आप खरीदोगे? ऑब्वियस ही बात है सर, सस्ता मिलेगा तो हम जल्दी खरीदेंगे। कुछ एक्सेप्शंस थे इसके भी, गिफ्ट एंड गुड्स, नॉब इफेक्ट, है ना, ये सारी चीज़, प्रेस्टिजियस गुड्स, ये सारे उसके एक्सेप्शंस भी थे। तो आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ उसके आगे का समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। तो सर फिर एक्चुअल में मार्केट रन कैसे होता है? जैसे कि कस्टमर है हमारा चिंटू, ये क्या चाहेगा कि इसे कम रेट में मिले, है ना, कम रेट में मिलेंगे। और हमारा सेलर कौन है? रामलाल हमारा सेलर है, और ये चाहेगा कि ये ज़्यादा रेट में बेचे। हमारा चिंटू चाहेगा कि इसे कम रेट में मिले, और हमारा जो सेलर है वो चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगे दामों में बेचे। तो फिर होगा कैसे? जैसे कि मान लेते हैं मैगी का शॉप है, हमारे रामलाल जी मैगी बेचते हैं, और चिंटू हमारा मैगी का शौकीन है। चिंटू जाता है, हे रामलाल मुझे मैगी का एक पैकेट दे दो। तो चिंटू देता है उसे 2 रुपये, चिंटू उसे ऑफर करता है 2 रुपये। तो रामलाल कहता है, ए येड़ा हो गया क्या, 2 रुपये में कच्चा मैंगो बाइट नहीं आती, तू 2 रुपये में मैगी खरीदेगा? नहीं, मुझे तो चाहिए 30 रुपये। तो चिंटू बोलेगा, येड़ा हो गया क्या, 30 रुपये में तो मैं जन्नत जी लूँगा। तो फिर पहले दिन चिंटू को मैगी नहीं मिलती, रामलाल की एक भी मैगी सेल नहीं होती।
फिर नेक्स्ट डे चिंटू जाता है, चिंटू को भूख, चिंटू को क्रेविंग है, मैगी खानी है, हमका खानी है, तो चिंटू 4 रुपये लेके जाता है। और रामलाल भी उस दिन भूखा चला जाता है क्योंकि उसकी कुछ भी मैगी नहीं बिकी, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बिका, तो उसे तो पैसा कमाना है। तो रामलाल कहता है भैया 30 में तो नहीं, अपनी मैगी 30 में तो नहीं बिकेंगी, रेट कर देते इसका 26 कम कर देते। तो नेक्स्ट डे चिंटू आता है 4 रुपये लेके और रामलाल जी करते अपना प्राइस 26 रुपया। तो उस दिन भी क्या होगा, चिंटू ऑफर करेगा 4, रामलाल ऑफर करेगा 26। हो पाएगा क्या कॉन्ट्रैक्ट उनका, मैगी के अदला बदली होगा क्या, सेलिंग होगा कि नहीं, दोनों भी अपने अपने प्राइस पे डटे रहे। तो इस लेवल पे भी कुछ डिमांड अनफुलफिल्ड है और कुछ सप्लाई अनसोल्ड है। फिर ऐसा करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब चिंटू प्राइस बढ़ाता जाएगा। मान लो उसका प्राइस हो गया, मैगी कितनी की आती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 रुपये, और इसने प्राइस कम किया और प्राइस हो गई 18 रुपये। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब डिमांड और सप्लाई फुलफिल हो जाएगा, जब डिमांड एंड सप्लाई फुलफिल हो जाएगा। ऐसे पॉइंट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। सॉरी, वहाँ दिख नहीं रहा है शायद आपको। ऐसे पॉइंट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। एक बार देख लो, शायद दिखा नहीं है आपको वो फिगर्स। ये था हमारा रामलाल मैगी बेचता है, चिंटू मैगी का शौकीन है, चिंटू 2 रुपये में मांगा, रामलाल 30 रुपये में बेचना चाहता था। फिर चिंटू 4 रुपये लेके आया, रामलाल 26 ने किया। फिर चिंटू 6 रुपये लाया तो रामलाल ने 22 किया। तो चिंटू रेट बढ़ा रहा है और रामलाल रेट कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सस्ते में चिंटू को कौन मैगी देगा और इतने महंगे में कौन मैगी खरीदेगा। तो क्या होता है कि अगर प्राइस कम है तो सप्लाई नहीं होगा उसका। क्यों? क्योंकि रामलाल लॉस करने थोड़ी बैठा है। और अगर प्राइस एकदम ज़्यादा है तो कोई बायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। तो किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, कुछ डिमांड अनफुलफिल्ड होंगी, सिमिलरली कुछ सप्लाई भी अनफुलफिल्ड होगा, कुछ सप्लाई भी खाली पड़ा रह जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा एग्जाम्पल काफ़ी हाइपोथेटिकल था मैगी का, लेकिन रियल लाइफ में कोई अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि फ़ोन वगैरह लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो मान लीजिए फ़ोन की प्राइस 10,000 है, एकदम इक्विलिब्रियम प्राइस 10,000 है, तो इसे 9,000 में बेचने वाले लोग भी मिलेंगे और 11,000 में खरीदने वाले लोग भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 9,000 में क्या होगा, कुछ डिमांड अनफुलफिल्ड रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर कोई नहीं बेचेगा ना, कोई भी शॉपकीपर, हर शॉपकीपर को पता है कि ये 10,000 में बिकती है, तो फिर मैं 9,000 में क्यों बेचूंगा। लेकिन कुछ लोग बेचेंगे, क्यों? नया बिजनेस है या और कोई रीज़न है। तो 9,000 पे कुछ डिमांड फुलफिल्ड होंगी और कुछ अनफुलफिल्ड रह जाएगी। और 11,000 पे सिमिलरली क्या होगा, कुछ शॉपकीपर्स लोग हैंडसेट बेच पाएंगे 11,000 में, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, हाइयर रेट पे सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में क्या होगा, उनका पूरा स्टॉक सेल आउट होगा कि नहीं, क्योंकि हर कोई चिंटू, हर बायर इतने हाइयर रेट पे परचेस करना चाहेगा क्या? नहीं। वो बिजनेस या किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई एक साथ मिलके काम करते हैं, और क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम प्राइस आती है, और उस इक्विलिब्रियम प्राइस पे उस प्रोडक्ट का बाइंग एंड सेलिंग नॉर्मली चलता है, ठीक है। इसे आइए देखते हैं हम एक टेबल के जरिए। आपको ये थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। ये थ्योरी पढ़ के कोई डिफ़िकल्टी आए तो मुझे बताना है, आपको व्हाट्सएप करना है 8878004398 पे, ओके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आइए देखते हैं कि कमोडिटी का प्राइस दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। क्वांटिटी कितनी डिमांड हुई है और कितना सप्लाई हुआ, सरप्लस है या शॉर्टेज है, तो देखते हैं। सिंपल टेबल है ये टेबल, अगर आप देख लेते हो तो आपका इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्राइस बताई गई है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ अगर प्राइस है, मतलब प्राइस ज़्यादा है, तो सप्लाई कैसा होगा, सप्लाई भी सर ज़्यादा होगा। कितना है सप्लाई, देखो 50, सप्लाई कैसा है सर 50, और लॉ ऑफ डिमांड बोलता है सर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, तो डिमांड देखो एकदम कम है, ओनली 5। डिमांड कितनी है, ओनली 5। तो 50 का सप्लाई है और 5 की डिमांड है, तो क्या हुआ, सरप्लस बच गया। कितना, 45 का सरप्लस बच गया। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, सेलर रामलाल ने प्राइस कम की,
प्राइस 100 से कम करके 90 कर दी। तो जब प्राइस कम हो रही है तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई में, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई कम होगा। तो 50 से कम हो गया, सप्लाई कितना हो गया, देखो सप्लाई 41 ही हो गया, 50 का सप्लाई 41 हो गया। क्यों? क्योंकि 10 रुपयों से प्राइस कम हो गई। और हमने ये भी पढ़ा था अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी। तो देखो डिमांड 5 से बढ़ के 12 हो गई, अभी भी 12 डिमांड है और 41 सप्लाई, तो सरप्लस कितना बच गया, 29 का सरप्लस हो गया। तो क्या 90 पे इक्विलिब्रियम आया क्या? नहीं, प्राइस और कम करनी होगी। हमने जब प्राइस और कम की तो हमारा सप्लाई और बढ़ गया और डिमांड, सॉरी हमारा सप्लाई और कम हो गया। क्यों? प्राइस कम हुई तो सप्लाई भी कम होगा, क्योंकि मुनाफा कम है तो कम लोग उस बिजनेस में आएंगे, कम लोग वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो प्राइस कम हुई तो सप्लाई कम हो गया। अब प्राइस कम हुई तो डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया। तो देखो डिफरेंस 17 का बचा है, अभी भी सरप्लस है 17 का। तो देखो सरप्लस भी धीरे 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 कम हो रहा है। फिर एक टाइम ये नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा मतलब शॉर्टेज हो जाएगा। तो मान लेते हैं ऐसा कम करते करते, अब यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि प्राइस है ₹10, एकदम कम भाव में मिल रहा है, एकदम सस्ते में मिल रहा है, तो डिमांड कैसी होगी, ज़्यादा। डिमांड देखो कितनी हो गई, 55 डिमांड। जब 100 का था तो डिमांड कितनी कम थी, है ना, डिमांड कम थी। क्यों? अब प्राइस एकदम कम हो गई तो डिमांड एकदम बढ़ गई, तो डिमांड 55 हो गई। लेकिन सर प्राइस कम हो गई तो सप्लाई कम हो जाएगा, लोग कम वो प्रोडक्ट बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए, कम में थोड़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो सप्लाई कम हो गया। मैगी खाने वाले 55 स्टूडेंट है, 55 स्टूडेंट्स आर क्रेविंग फॉर मैगी, और मैगी के पैकेट्स कितने अवेलेबल है, सिर्फ 5, सिर्फ 5। क्यों 5? सर प्राइस इतनी कम है, हमें तो पैसा बचता ही नहीं, और हम चैरिटी करने तो बैठे नहीं, हमें तो क्या चाहिए, विटामिन एम, पैसा, प्रॉफिट। तो फिर क्या हुआ, प्राइस कम हुई तो फिर सप्लाई कम हो गया, तो शॉर्टेज हो गई 50 की। तो हम धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते 30 पे पहुँचे तो डिमांड कम हो रहा है लेकिन सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट आया, जैसे कि हाइपोथेटिकल एग्जाम में ₹60 एक ऐसा इक्विलिब्रियम प्राइस आया जहाँ पे डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड कैसी थी, इक्वल। कैसी थी, इक्वल। इसीलिए देखो सरप्लस है क्या, कुछ नहीं सर, कुछ भी सरप्लस नहीं है, जीरो सरप्लस। शॉर्टेज है क्या, कुछ नहीं, जीरो शॉर्टेज। तो सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम प्राइस कोई भी बायर खाली हाथ नहीं जाएगा और कोई भी सप्लायर का स्टॉक अनसोल्ड नहीं रहेगा। यस, एट इक्विलिब्रियम प्राइस कोई भी बायर खाली हाथ नहीं जाएगा एंड कोई भी सप्लायर के पास स्टॉक अनसोल्ड नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस पे जितना क्वांटिटी डिमांडेड है, इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। आई रिपीट, एट इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये था ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, इट वॉज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब उसके आगे देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ वी गोना चेक आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपने ये 11th-12th में पढ़ रखा है, फिर भी हम देखते हैं इसे अच्छे से एक बार। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सर आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होगी। सर आपने कह दिया प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होगी, लेकिन हमारे बैच में हर्षा है, हर्षा ने कहा सर कितनी डिमांड कम ज़्यादा होगी। मान लेते हैं सर अगर आपने इतनी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड कितनी कम होगी। अगर सर आपने इतनी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड क्या इतनी कम होगी, या इतनी डिमांड कम होगी, या इतनी डिमांड कम होगी, या इतनी डिमांड कम होगी। मतलब अगर मैं 10% से प्राइस बढ़ाता हूँ तो डिमांड कितने परसेंट से कम होगी। अगर मैं प्राइस 10% से बढ़ाता हूँ तो डिमांड कितने परसेंट से कम होगी। इसके मेजरमेंट को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो सर क्या प्राइस इलास्टिसिटी के अलावा भी और इलास्टिसिटी है? यस माय डियर फ्रेंड, प्राइस इलास्टिसिटी के अलावा भी कई इलास्टिसिटीज है, जैसे कि इनकम इलास्टिसिटी है,
एन नंबर ऑफ जितने भी फैक्टर्स है ना हमारे जो जितने भी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है जो डिमांड को और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे एक एक इलास्टिसिटी है। तो हमारे सिलेबस में भी प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलती है कि मान लेते हैं अगर 10% प्राइस बढ़ती है या घटती है तो कितना % डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। अगर 10% प्राइस बढ़ती है या घटती है तो कितना % डिमांड कम होगा या ज़्यादा होगा, इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। पढ़ लेते हैं। इन इकोनॉमिक्स द डिमांड elasticity of demand refers to how sensitive the demand for a good is to changes in other economic variables such as prices and consumer income। ठीक है, तो ये क्या है सेंसिटिविटी, ये क्या है सेंसिटिविटी। हम क्या चेक कर रहे हैं, सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं। इलास्टिक रबर कैसा होता है, इलास्टिक है ना, एकदम खींचो तो खींचा जाता है। ये कैसा है, मेरा स्टाइलस कैसा है, रिजिड है, कितना भी खींचो कुछ नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं। तो ये क्या होगा, रिजिड। तो ये क्या हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक। लेकिन रबर क्या है, खींचो तो खींचा जाएगा, है ना, स्प्रिंग। ओके, तो है इलास्टिसिटी मतलब सेंसिटिविटी। डिमांड इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। मार्क करना, demand elasticity is calculated as percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the unit price change in another economic variable। ठीक है, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी देख रहे हैं तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर हम इनकम इलास्टिसिटी देख रहे हैं तो परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला दिया है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर्स, है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स फैक्टर। तो देखते हैं हमारा प्राइस इलास्टिसिटी चल रहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसे हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसे हम कैसे लिखते हैं, हमने पढ़ा था, इसे हम लिखते हैं डेल्टा डी। कैसे लिखते हैं इसे हम, डेल्टा डी लिखो या डेल्टा क्यू लिखो। ठीक है, डेल्टा डी लिखो या डेल्टा क्यू लिखो। डेल्टा मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डेल्टा मतलब क्या होता है, डिफरेंस या स्मॉल चेंज। डेरिवेटिव्स में पढ़ा है हमने मैथमेटिक्स में 11th-12th में। तो डेल्टा मतलब क्या होता है, डिफरेंस या स्मॉल चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। जैसे कि इसका हो जाएगा Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0। तो Q0 क्या है, ओरिजिनल डिमांड। Q0 क्या है, ओरिजिनल डिमांड। Q0 होती है ओरिजिनल डिमांड, Q1 होता है न्यू डिमांड, मतलब जो चेंज हुआ, न्यू डिमांड। ठीक है, तो डेल्टा क्यू या और डेल्टा डी मतलब क्या होता है, Q1 माइनस Q0। ठीक है, Q1 माइनस Q0 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q अपॉन Q0। इसी का मतलब Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और उसको डिवाइड किससे करना है हमें, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। उसका भी सेम फॉर्मूला है, Q के जगह P कर दो, Q के जगह P कर दो, Q के जगह P। ठीक है, प्राइस में क्या चेंज हुआ, हम क्या देख रहे हैं, इतनी सी प्राइस चेंज हुई तो डिमांड कितना चेंज होगा। प्राइस इतनी सी कम हुई तो डिमांड कितना बढ़ेगा, प्राइस इतनी सी बढ़ी तो डिमांड कितना कम होगा। इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, या कहते हैं इसे हम प्राइस इलास्टिसिटी। आपके सिलेबस में, CS के सिलेबस में बेसिकली यार सिर्फ कंसेप्ट दिया है, न्यूमेरिकल्स कुछ है नहीं इसमें। फिर भी अगर आपको इसके लिए न्यूमेरिकल चाहिए कोई क्लैरिटी के लिए, तो हम इसके लिए एक बार CA फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का बुक देख लेंगे। CA फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का हम बुक देख लेंगे, उसमें काफ़ी एग्जांपल्स है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम वो एक बार देख सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जैसे कि अब मुझे बताना, जो अपना इरेजर होता है जिसे हम रबर कहते हैं, वो इलास्टिक होता है ना, या जो हमारा रबर बैंड होता है वो भी इलास्टिक है। तो ज़रा ये बताना, रबर बैंड भी इलास्टिक है और इरेजर भी इलास्टिक है, लेकिन
कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, रबर बैंड या इरेजर? फर्क है ना कुछ। यस, तो वो जो फर्क है उसी को हम बोलते हैं टाइप्स। अलग अलग टाइप्स में कौन सा प्रोडक्ट कितना इलास्टिक है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो एक देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब व्हेन अ स्मॉल चेंज, अंडरलाइन करना, व्हेन अ small change in price of a product causes a major change in the demand. Small change in the price causes a major change in demand. तो इसे क्या कहेंगे हम, परफेक्टली इलास्टिक। मतलब हमने 100 का चीज़ था कोई 100 का कोई चीज़ था, उसका हमने 10% प्राइस कम किया, मतलब उसका हमने 100 से प्राइस कम करके क्या 90 किया। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस कम किया ना आपने, अब डिमांड बढ़ेगा। लेकिन ये कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब हाईली परफेक्टली इलास्टिक है। तो 10% सिर्फ प्राइस कम हुई तो इसका जो डिमांड है ना, इसका डिमांड है ना 50% जंप हो गया। इसका डिमांड 50% से बढ़ गया। पहले 1000 यूनिट्स बिक रहे थे, अब 1500 यूनिट्स बिकने लगे। अब 1500 यूनिट्स बिकने लगे। क्यों? क्योंकि सर ये परफेक्टली इलास्टिक था। छोटा सा प्राइस का चेंज बड़ा चेंज कर देता है। प्राइस में छोटा सा बदलाव होता है तो डिमांड या सप्लाई ज़्यादा बदलती है। तो एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस इसका 10% से अभी हमने कम किया, अगर 10% से बढ़ाते 110 कर देते हैं तो इसकी डिमांड क्या ड्रास्टिकली गिर जाएगी। ड्रास्टिकली, जैसे 1000 है तो 1000 से सीधा 700 या 800 या 500 हो जाएगी। ओके, तो ये इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो इसे ग्राफिकल फॉर्म में हम कैसा, इसमें देखो ये क्या बोलता है पढ़ लेते इसे। When a small change in the price of a product causes a major change in its demand, it is said to be perfectly elastic demand. In perfectly elastic demand, a small rise in the price results in fall of demand to zero. जरा सी भी प्राइस बढ़ाई तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, एकदम ज़ीरो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एकदम ज़ीरो। तो उसको हम उसका चार्ट ये है कि हमने प्राइस यहाँ हमने कहीं से प्राइस ज़रा सी बढ़ा दी तो डिमांड उसकी एकदम क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो हो जाएगी। अब देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, प्राइस कितनी भी घट जाए, प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, प्राइस कितनी भी घट जाए, उससे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी होता है क्या सर? यस, ऑब्वियसली होता है। किस चीज़, इसका कोई एग्जाम्पल है सर? इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइफ सेविंग ड्रग्स। ड्रग्स मतलब दवाई। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें मेडिसिन लेना ज़रूरी है, वो नहीं लिए तो उनकी लाइफ को एकदम धोखा है। अब वो मेडिसिन 1000 की मिले, 100, जैसे कि मान लेते उसकी प्राइस 100 है, 100 की है तो भी वो कंज्यूम करेंगे, 1000 की है तो भी वो कंज्यूम करेंगे, और 10 की है तो भी वो कंज्यूम करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, उससे क्या हो रहा है, डिमांड पे कुछ भी असर नहीं गिर रहा है। डिमांड पे कुछ भी असर नहीं गिर रहा है। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। ऐसा है क्या कि 100 रुपये की कोई मेडिसिन है कैंसर की, 100 की एकदम 10 रुपीज़ हो गई। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 100 की मेडिसिन 10 की होगी, तो चलो यार सस्ते में मिल रहे 90% डिस्काउंट, चलो जाके ले लेंगे। हम गए मेडिकल में, भैया XYZ मेडिसिन देना। ऐसा है क्या, कम में मिल रहा है तो हम ले लेंगे क्या? नहीं, हम उसे कंज्यूम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो काम की चीज़ है ही नहीं। तो ऐसे चीज़, ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन, या ले लो सॉल्ट। सॉल्ट का रेट है 10 रुपीज़ kg, 10 रुपीज़ पर kg। अब अगर पता चलता है कि सॉल्ट का रेट हो गया 2 रुपीज़ पर kg, तो क्या हम सॉल्ट खरीदेंगे? तो क्या हम सॉल्ट स्टॉक कर लेंगे? जैसे कि हमें घर में लगता है 5 kg, हमने बोला 2 रुपीज़ kg है, तो मम्मी आज से मेरे चाय में या पूरे खाने में नमक डालना ही मत, शक्कर मत डालना या दूसरे कोई मसाले मत डालना, सिर्फ नमक डालो, सिर्फ नमक ही खाऊंगी मैं। ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया, सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया इन इलास्टिक। सॉल्ट क्या हो गया, इन इलास्टिक। सॉल्ट कैसा हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट, जैसे कि अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं 10% से, हम अगर प्राइस बढ़ाते हैं 10% से, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कितनी होंगी, मोर देन 10% का चेंज। अगर हम चेंज लाते हैं 10% का, अगर हम
इफ़ वी आर चेंजिंग द इफ़ वी आर डेविएटिंग द प्राइस बाय 10%, तो उसके डिमांड में कितना मोर देन 10% का, उसके डिमांड में चेंज कितना आएगा, मोर देन 10% का आएगा, ठीक है। तो देखो हमने प्राइस 50 से 60 किया, हमने प्राइस 50 से 60 किया, मतलब कितना 20% प्राइस राइज किया, लेकिन उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो 100 से कम हो गया, सीधा 50 हो गया, कितना मतलब 50% डिक्लाइन हो गया, है ना। हमारा प्राइस चल रहा था 50 पे, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड था 100, हमने 50 से 60 किया, मतलब 10 रुपीज़ प्राइस बढ़ाई, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, P1 माइनस P0 अपॉन P0, तो P1 कितना है हमारा 60 हो गया, P0 कितना 50 डिवाइड बाय 50, तो 10 डिवाइड बाय 50 कितना हो रहा है 20%। हमने क्या किया 20% प्राइस राइज की, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है 100 माइनस 50 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ रहा है 50 डिवाइड बाय 100, मतलब कितना इक्वल्स टू 50%, कितना 50%। देखो हमने प्राइस 20% से बढ़ा है, तो प्राइस डिमांड 50 पे आ गई, हमने प्राइस बढ़ाई कितनी सिर्फ 20%, सिर्फ 20% से प्राइस बढ़ाई, तो डिमांड 50% से कम हो गई। तो ऐसे प्रोडक्ट जो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक प्रोडक्ट। एंड इसके अपोजिट रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड उसमें क्या होगा कि अगर 20% प्राइस बढ़ाते हैं तो जो डिक्लाइन आएगा, अगर हम 20% प्राइस बढ़ाते हैं तो जो डिमांड में डेविएशन आएगा वो लेस देन 20% होगा। वो कैसा होगा, लेस देन 20%। जैसे कि यहाँ देखो हमने प्राइस 10 से बढ़ा के 14 कर दी, 10 पे मतलब हमने कितना किया 14% किया, कितना किया 14 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, तो क्या हो रहा 4 डिवाइड बाय 10, मतलब 40% आ रहा, मतलब कितना हो रहा है 40% हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 40% चेंज हो रहा है। और डिमांड देखो 10 रुपीज़ पे कितनी थी 88, अब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होनी है, तो कितनी होगी 80, तो 88 माइनस 80 डिवाइड बाय 88, तो कितना आ रहा है 8 डिवाइड बाय 88 माइनस 10% आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस 10% आ रहा है। तो जैसे कि इसको ले लो आप 80 माइनस 88 ले लो, 80 माइनस 88, एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखो P1 माइनस P0 या Q1 माइनस Q0, ठीक है। तो कितना आ रहा है माइनस 10%, मतलब 10% से डिमांड कम हो रही है। हमने बढ़ाया कितना प्राइस, हमने 14% बढ़ाया, लेकिन डिमांड चेंज कितनी हो रही है, सिर्फ 10% हो रही है। डिमांड चेंज कितनी हो रही है, सिर्फ 10% हो रही है। अब कुछ होते हैं सर यूनिटरी इलास्टिक, मतलब सर आपने 10% प्राइस बढ़ाया तो 10% डिमांड कम होगी, आपने 20% प्राइस बढ़ाया तो 20% डिमांड कम होगी। जैसे कि हमने, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शनेट में होगा, अगर इक्वल प्रोपोर्शनेट में है तो उसे हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, उसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो सर इसका फ़ायदा क्या है, यस माय डियर फ्रेंड, इसकी स्टडी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मैनेजमेंट को प्राइस डिसाइड करने के लिए। मान लेते हैं कि अगर हाईली, या मान लेते हैं अगर परफेक्टली इलास्टिक प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है परफेक्टली इलास्टिक, तो अगर मैनेजमेंट को प्राइस बढ़ाना है तो वो 1000 बार सोचेगा। मैनेजमेंट को अगर प्राइस बढ़ाना है, परफेक्टली इलास्टिक प्रोडक्ट है, और मैनेजमेंट को अगर प्राइस बढ़ाना है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है प्रोडक्ट की, और मैनेजमेंट को प्राइस बढ़ाना है, तो मैनेजमेंट विल थिंक 1000 टाइम्स। क्यों, ज़रा सा भी प्राइस बढ़ाए तो उनका सेल्स एकदम से क्रैश डाउन होने वाला है, तो ऐसे में मैनेजमेंट 1000 बार सोचेगा। और अगर और अगर हमारा नेक्स्ट कौन सा है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो फिर मैनेजमेंट क्या है, बिंदास प्राइस बढ़ाएगा। क्या करेगा, बिंदास प्राइस बढ़ाएगा। क्यों, कितनी भी प्राइस बढ़ा दो, कितनी भी प्राइस बढ़ा दो, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है क्या, नहीं, मेडिसिन की डिमांड कम। वैसे रियल लाइफ देखो, ये सब क्या हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा डिमांड अफेक्ट होगा। मेडिसिन की आप ये एकेडमिक्स किताबों के हिसाब से आप मेडिसिन की कीमत कितनी भी बढ़ा दो, क्योंकि वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसकी डिमांड तो होनी ही है, उतनी की उतनी बरकरार रहनी है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि हम अभी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट सेटेरस पेरिबस लेके चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या होगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, रिलेटेड गुड्स अफेक्ट करेंगे, ये सारी बातें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएगी, तो ये सारी बातें गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी, वो बोलेंगी इससे ज़्यादा आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो मेडिसिन के केस में अगर आप कितनी भी प्राइस कर दो, वो तो बिकनी ही है एज पर इकोनॉमिक्स, है ना, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज प्राइस रिस्ट्रिक्ट करती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये सारी बातें। तो
हमें मैन्युफैक्चरर को या कंपनी को पता होना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैसी है, और उसकी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, उसकी प्राइस में डेविएशन लाते हैं। क्योंकि अगर हमने प्राइस बढ़ा दी और डिमांड एकदम जीरो हो गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी का सही उपयोग लेते हैं। हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट इन इलास्टिक है या थोड़ा इन इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो हम क्या करते हैं, प्राइस बेझिझक बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिमांड ज़्यादा कम नहीं होगा उससे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें देखो यूनिटरी इलास्टिक है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 रिलेटिवली इन इलास्टिक, लेस देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक, मोर देन 1 परफेक्टली इन इलास्टिक, 0। तो परफेक्टली इलास्टिक को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। ये 8 है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर ठीक है। अब अब देखते हैं सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं? तो वन बाय वन देखेंगे। प्राइस लेवल, द डिमांड इज जनरली इलास्टिक फॉर मॉडरेटली प्राइस गुड्स, बट द डिमांड फॉर वेरी कॉस्टली एंड वेरी चीप गुड्स इज इन इलास्टिक। द रिच डू नॉट। देखो ये क्या बोलता है कि सर अगर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट प्राइस है, तो प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो उसकी डिमांड ज़्यादा कम ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा सेंसिटिव होती है सर ऐसे प्रोडक्ट की। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्राइस ऑप्टिमम में बिच की है, ज़्यादा महंगे भी नहीं और ज़्यादा सस्ते भी नहीं, ऐसी चीज़ों की डिमांड कैसी होती है, सेंसिटिव होती है, हाईली सेंसिटिव होती है। ओके, तो ज़रा जैसे कि आज हम रहते हैं राजकमल पे रहते हैं हम, और मान लेते हैं लीवाइस का शोरूम है बडनेरा में, हम सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, 80% सेल ऑन लीवाइस, 80% सेल ऑन लीवाइस। तो हम क्या करेंगे, बैच खत्म हुई, राजकमल पे अपना आरजी क्लासेस है, बैच खत्म हुई, बैच खत्म होते से हम बडनेरा जाएंगे। क्यों? हमने देखा 4000 की जीन्स पैंट, 4000 की ट्राउज़र हमें 1000 में मिल रही है, तो हम चले जाएंगे, है ना। हम चले जाएंगे। कितना हो गया ये डिस्काउंट? 75% या 50% ले लो, चलो 50% भी रहा तो हम चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा अमाउंट सेव हो रहा है। अब मान लेते हैं हम उठे, न्यूज़पेपर पढ़ा, 80% डिस्काउंट ऑन सॉल्ट, 80% डिस्काउंट ऑन सॉल्ट, और हमें बडनेरा भी नहीं जाना है, सिर्फ साईनगर डीमार्ट जाना है। हमें कहाँ जाना है? सिर्फ साईनगर डीमार्ट। तो ज़रा सोच के बताना मेरे दोस्तों, क्या अभी बैच ख़त्म होने के बाद आप डीमार्ट जाओगे साईनगर? क्यों नहीं जाओगे? 80% डिस्काउंट, 80% कितना बड़ा परसेंट होता है? नहीं ना सर, आपका तो मैथमेटिक्स ही कच्चा है सर। सॉल्ट आता ही कितना है? 10 रुपीज़ का है। 10 रुपीज़ पे 80% मतलब कितना सेविंग हुआ सर? सिर्फ 8 रुपीज़। सिर्फ 8 रुपीज़ के लिए जाओ क्या? महीने भर का सॉल्ट ले लो, 50 रुपये, 5 किलो लगता है, 5 रुपये मतलब कितना बच रहा है मेरा? 40 रुपये। 40 रुपयों के लिए सर जाओ क्या इतना दूर साईनगर? नहीं। तो सस्ती जो चीज़ है, जो चीज़ सस्ती है, सस्ती चीज़ की इलास्टिसिटी कैसी होगी? मतलब इन इलास्टिक हो गए। वो कैसे हो गए? उनकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम है। लेकिन जो मॉडरेटली प्राइस है उनकी कैसी है? अच्छी खासी है। अब मान लेते हैं उसी तरह बहुत महंगी चीज़, कल सुबह आप उठे, न्यूज़पेपर में आया, जगुआर जो 1 CR का है वो 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या क्लास के बाद आप जाओगे लेने? या मैं कहूँ वो 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है, आप जाओगे लेने? क्यों नहीं जाओगे? 60%, 60 लाख का मुनाफा हो रहा है बेटा आपका, 60 लाख का।
यहाँ 2000 का प्रॉफिट करने के लिए आप बंडेरा चले गए, तो यहाँ 60 lakhs के लिए तो आप नागपुर चले जाओगे, नहीं जाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर वो तो हमें लेना ही नहीं था, वो तो हमारे बजट की पहले ही बाहर है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जगुआर आपके बजट के बाहर है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट ऑडी BMW जगुआर में आए, लेकिन एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ कि जितनी महंगी चीज़ उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम, जितनी सस्ती चीज़ उतनी उसकी इलास्टिसिटी कम, मॉडरेटली प्राइस चीज़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स माय डियर फ्रेंड्स आपने लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम्स के टाइम पढ़ते हो या बाद में दोबारा पढ़ते हो तो एग्जाम्स के साथ साथ क्या होता है, आपकी मेंटोस दिमाग की बत्ती जलती है, आपकी दिमाग की बत्ती जलती है। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का क्या रोल है देखेंगे। इफ अ गुड्स हैज़ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, the price elasticity of demand for a commodity will be very elastic, as some other commodities can be used for it. A small rise in the price of such a commodity will induce consumers to switch their consumptions to its substitutes. Gas, kerosene, coal, etc. will be used more as fuel if the if prices of wood increases. और जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है उनकी डिमांड कम है। जैसे कि लिख लो आप, सब्सटीट्यूट्स है तो इलास्टिक, नो सब्सटीट्यूट या नो क्लोज सब्सटीट्यूट तो इन इलास्टिक। तो मान लेते हैं सर आपके लेक्चर में हमें नींद आती है इसलिए हम चाय पी के बैठते हैं, चाय आ रही है 100 रुपीज़ पर kg, चाय आती है 100 रुपीज़ kg, और कॉफ़ी भी सर 100 रुपीज़ पर kg आती है। हमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि चाय पीना है या कॉफ़ी पीना है, घर में सदियों से चाय ला रहे हैं इसलिए हम चाय पी रहे हैं सर। तो एक दिन हुआ यूँ, चाय का प्राइस बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और 500 पर kg हो गया। तो क्या आज भी घर पे चाय लाएंगे? नहीं, हम कॉफ़ी ले आएंगे सर। हमका क्या है, हमको सिर्फ पीना है, चाय पियो या कॉफ़ी पियो, हमको तो बस ताजगी चाहिए सर। तो क्या होगा, जैसे ही अगर चाय की प्राइस बढ़ी तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट होने लगे, चाय की प्राइस बढ़ी तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट होने लगे, या चाय की प्राइस कम हुई तो लोग कॉफ़ी से चाय पे शिफ्ट होने लगे। तो क्या है कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स काफ़ी अच्छी है तो लोग वो प्रोडक्ट हाईली इलास्टिक होता है। अब ज़रा बताना, सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? नहीं। अब सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ी या घटी तो उसकी डिमांड में चेंज आएगा क्या? नहीं। दूसरा है नेसेसिटी। इफ अ गुड इज अ नेसेसिटी देन द डिमांड टेंड्स टू बी इनइलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर राइजेज देन देर इज अनलाइकली टू बी अ ह्यूज ड्रॉप इन द क्वांटिटी डिमांडेड सिंस ड्रिंकिंग वाटर इज अ नेसेसिटी। अगर वो प्रोडक्ट हमारी नेसेसिटी है, ज़रूरत की चीज़ है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाए या घट जाए उसकी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। एग्जाम्पल है सॉल्ट। नेक्स्ट है वाटर। सॉल्ट अगर 50 रुपये की, आज 10 रुपये का मिलता है सॉल्ट, कल 50 का हो गया तो भी हमें जितना सॉल्ट चाहिए उतना तो सर हम परचेस करेंगे ही। मेडिसिन 100 की मेडिसिन 200 की भी होगी तो जितनी मेडिसिन हमको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है उतनी तो मेडिसिन हम कंज्यूम करेंगे ही, है ना। तो ये था नेसेसिटी। टाइम पीरियड। ओवर टाइम अ गुड, ये आपको एग्जाम्पल्स लिखते चलना है साथ ही साथ। ओवर टाइम a good tends to become more elastic because consumers and a business have more time to find alternatives or substitutes. For example, if the price of a gasoline goes up, over time people will adjust for the change. That is, they may drive less or use public transportation or form carpools. देखते हैं टाइम पीरियड, इससे अच्छे एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे। टाइम पीरियड में लिखना हाउसिंग। जैसे कि अगर मान लेते हैं मुझे घर बनाना है और अभी हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हो जाएंगी कि हाउसिंग का लोन 10% से कम होकर सीधा 6% हो जाएगा, मतलब घर सस्ता हो जाएगा। अगर मैं आज घर नहीं भी बनाता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ है क्या? जिस घर में रह रहा हूँ उस घर में तो रह ही रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी डिमांड है उसे क्या करूँगा, पोस्टपोन करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम था, ज़रूरी नहीं है कि मुझे आज की आज नया घर चाहिए, मतलब चाहिए, आई हैव टाइम, ठीक है। लेकिन मेडिसिन्स, मान लेते हैं कि अगर मिस्टर एक्स को
किसी को चिंटू को XYZ मेडिसिन चाहिए और उसे डेली कंज्यूम करना पड़ता है, और गवर्नमेंट का आयुष मंत्रालय का नोटिफिकेशन जी आ रहा है कि कोविड की दवाई 50% डिस्काउंट या 90% डिस्काउंट में मिलेगी, तो चिंटू बोलेगा क्या कि मुझे कोविड की मेडिसिन नहीं चाहिए, अभी 90% डिस्काउंट में मिलेगी। मेडिकल स्टोर वाला बोलेगा 1 हफ्ता लगेगा, तो चिंटू बोलेगा कोई बात नहीं 1 हफ्ते बाद लूँगा, तब तक के जिंदा हूँ मैं। ऐसा रहेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि चिंटू के पास टाइम नहीं है। मेडिसिन की डिमांड कब है? अभी के अभी चाहिए, मतलब चाहिए। घर थोड़ा लेट मिला तो भी चल जाएगा। तो टाइम के बेसिस पे भी डिमांड इलास्टिक या इनलास्टिक हो सकती है। हैबिट्स मान लेते हैं हैबिट्स। कबीर सिंह, देखिए आपने कबीर सिंह, बेखयाली में भी तेरा। कबीर सिंह को कौन सी अच्छी हैबिट थी? ऐसी कौन सी? क्वेश्चन फॉर द डे, $1,000,000 क्वेश्चन। कबीर सिंह को कौन सी अच्छी हैबिट थी? पीने की। अल्कोहलिक था सर वो, हमका पीनी है, अल्कोहलिक था सर वो। तो मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, अगर अल्कोहल की बोतल का प्राइस है 1000 तो वो पिएगा। वो प्राइस होती है 2000, तो आपको क्या लगता है पिएगा क्या? पिएगा सर, बिल्कुल पिएगा, उसकी हैबिट है सर। 10,000 फिर भी पिएगा। क्यों सर? उसके बॉडी में ब्लड से ज़्यादा अल्कोहल है, उसको हैबिट है, मतलब उसको पीना है, मतलब पीना है, उसके बगैर नहीं रह सकता है सर वो। तो हैबिट्स के केस में क्या हो गया? इनइलास्टिक। हैबिट्स क्या हो गई? इनइलास्टिक। द डिमांड फॉर एडिक्टिव और हैबिचुअल प्रोडक्ट इज यूजुअली इनइलास्टिक। हाईलाइट कर लेना है आपको। पेंसिल, स्केल, हाइलाइटर्स, कलरफुल पेन्स लेके बैठने स्टिक नोट्स वगैरह लेके बैठनी है, ठीक है। नेचर ऑफ द कमोडिटीज, द डिमांड फॉर द नेसेसिटी इज इनइलास्टिक। सॉल्ट मेडिसिन इनइलास्टिक है, एंड दैट फॉर द कंफर्ट्स एंड लग्जरीज इज इलास्टिक। एसी, कूलर, फ्रिज मैं बाद में भी ले सकता हूँ। सॉरी, एसी, कूलर, फ्रिज आज के दिन में नेसेसिटी है। कोई दूसरे एग्जाम्पल्स ले लो, ज़्यादा के कपड़े हो गए या हैंडसेट वगैरह कुछ ज़्यादा अलग अलग हो गया, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज सर्टन गुड्स विच आर इसेंशियल, जो इसेंशियल है वो डिमांड उसकी बरकरार रहेंगी, और जो लग्जूरियस है वो थोड़ा बाद में भी लिया तो चलेगा। वेरियस यूजेस, जिस प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा यूज़ है उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड। जैसे कि मिल्क, आपको एग्जाम्पल साथ ही साथ लिखते चलना है। मिल्क से क्या क्या बन सकता है? मिल्क से सर टी बन सकती है, मिल्क से सर मिल्क केक बन सकता है, स्वीट्स बन सकते हैं, घी बन सकता है, दही बन सकता है मतलब कर्ड बन सकती है, छाछ बन सकती है मतलब बटर मिल्क बन सकता है, पनीर बन सकता है। अच्छा, तेजस्विनी बोल रही है सर मिल्क से मिल्क बन सकता है। यस, मिल्क से मिल्क भी बन सकता है, ठीक है। तो इतने सारे यूजेस है, तो इस प्रोडक्ट के इतने सारे यूजेस है, तो क्या इसकी डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा होगी। कैसे? सर कोई ना कोई तो चाय पिएगा, जो चाय नहीं पीता वो तो दूध पिएगा। किसी के घर पे आज दही तो बना ही होगा, किसी को दही नहीं तो कोई छाछ तो लेगा ही, छाछ नहीं तो मिठाई वाला मिठाई तो बनाएगा ही, या किसी के यहाँ बर्थडे है तो मिल्क केक बनेगा ही, कहीं ना कहीं घी या पनीर भी लगेगा ही। तो जिस प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा मल्टीपल यूजेस है उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। जितने ज़्यादा यूजेस, वेरियस यूजेस, उतनी ज़्यादा डिमांड। जितने वेरियस यूजेस है उतने ज़्यादा डिमांड होती है उसकी। पोस्टपोनिंग कंजम्पशन, यूजुअली द डिमांड फॉर कमोडिटीज द कंजम्पशन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन इज इलास्टिक। सॉरी, वो ऊपर जो हाउसिंग वाला एग्जाम्पल है वो यहाँ पे भी वैलिड है, हाउस, ठीक है। एज अ प्राइस राइजेस एंड आर एक्सपेक्टेड टू फॉल अगेन, हमें लग रहा है कि प्राइस गिरने वाली है तो हम घर रुक के बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर MP3 इज इलास्टिक, ये इररिलेवेंट है। ये CS का जो स्टडी मटेरियल लाया ना इन्होंने, CSEET का, एकदम मतलब बहुत ही कंसाइज है और बहुत कम एग्जाम्पल्स है और बहुत छोटी थ्योरी दी हुई है। तो आपको पता नहीं मुझे अब कैसे एग्जाम जाएंगे, पहला ही अटेम्प्ट है, कैसे पेपर जाते हैं। मतलब सिलेबस में कवर बहुत सारे कंसेप्ट किए, लेकिन उसके सबके बारे में 2-2, 4-4 लाइन लिखी है। जबकि आपके प्रीवियस CS फाउंडेशन की बुक्स देखोगे तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में ही काफ़ी कुछ मटेरियल था। बुक बड़ी थी, फॉन्ट साइज छोटे थे, एक एक पेज पढ़ने को 10-10 मिनट लग जाते थे।
इट कैन बी पोस्टपोन इफ इट्स प्राइस गोज अप, बट द डिमांड फॉर द राइज एंड वेट, वही जो नेसेसिटी है उसकी हमें लग रहा है कि कल प्राइस कम होने वाली है तो हम रुकेंगे क्या नहीं, हमको तो अभी लेनी पड़ेगी। कोविड की मेडिसिन एक हफ्ते बाद कम होने वाली है, हम रुक सकते हैं क्या नहीं, हमें तो अभी लेना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। स्टे ट्यून, आपको जो भी इसमें डाउट्स हो यू कैन क्लियर इट, मुझे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, नो इशू। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा। अपलोड नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि हम जूम पे ही बैच कंटिन्यू करें, क्योंकि 2 दिन से गैप हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2 दिन से मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ। मेरा एक दूसरा बैच ख़त्म होने में था, इसलिए मैं उसमें एंगेज था। सो आज से मैं टोटल फ्री हूँ, मतलब अभी मेरी सिर्फ 2 ही बैच चल रही है। तो कल से, मतलब आज से या कल से आपको रेगुलर बेसिस पे एक तो लेक्चर्स मिलेंगे, या रेगुलर बेसिस पे आपके जूम्स के सेशन होंगे। तब तक के लिए अलविदा। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। सी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।